Okay, so again, a very good morning to all of you here and to online students as well. Happy Janmashtami, belated one. I hope you are feeling now rejuvenated after enjoying a small vacation. Some people would be like, sir, it was not vacation, it was workation. Assignments इतने सारे दिए हुए हैं, कैसे vacation enjoy करें? ऊपर से एग्जाम. कोई बात नहीं, ठीक है. फिर भी लोगों ने एंजॉय कर लिया. We will always have to operate in a constraints, you know. That's how the life is going to be. Shall I proceed further now? Good. We don't have any other option as well. Let's move ahead. Good. So we are introducing a new topic today, and that is the leverage analysis. That leverage analysis is entirely based on the fixed costs. I have been repetitively saying this to all my students that fixed cost is something where the businesses may get stuck. Fixed cost analysis is a very important tool to know that how risky the company is. In other words, whatever the fixed cost that you have already committed, no, even before incurring the income, is something which is called the risk taken by the company. आपने सुना होगा बहुत सारे बिजनेसमैन बोलते हैं कि आपने लिवरेज कितना लिया है. ओ मगन भाई, लिवरेज कितना लिया आपने वो जो गोडाउन बना रहे हो ना, उसके ऊपर लिवरेज कितना लिया. ये लिवरेज का मतलब क्या होता है कि आपने रिस्क कितना लिया है. क्या रिस्क कितना लिया है. Now that risk is denoted by the degree of fixed cost you have already committed. There are three types of leverages we are going to see, because for comparability too we need a particular measurement level, right? ऐसे ही रिलायंस के फिक्स कॉस्ट को हम कंपेयर नहीं कर सकते बाबूलाल के फिक्स कॉस्ट से. उधर 10 करोड़ के फिक्स कॉस्ट है, इधर 1 लाख का फिक्स कॉस्ट है. तो हम ऐसे बता सकते कि नहीं नहीं भाई, वो तो है ना बहुत रिस्की है 10 करोड़ वाला, और 1 लाख वाला है ना वो तो बहुत कम रिस्की है. तो ऐसे एब्सोल्यूट फिगर्स से हम बता नहीं सकते. We require a proper measurement scale in a ratio form so that there will be a comparability between the various companies, and those ratios are regarded as the leverage ratios. So definition of the leverage, as it's been stated by Mr. James Hone, that the employment of an asset or a fund for which the firm pays a fixed cost or fixed return. Basically, there are two types of fixed cost we incur. One is the operating fixed cost, another one is the finance fixed cost. Operating fixed cost and finance fixed cost. Operating fixed cost माने कि सर एम्प्लॉय का जो ओपन ने बर्डन लेके रखा है, कोरोना आ जाए, फिर लॉकडाउन आ जाए, सब कुछ आ जाए, लेकिन उनके सैलरी तो निकालनी है, मतलब निकालनी है हमें. रेंट का अगर एक्सपेंस हमने कमिट करके रखा है, अच्छा सेल्स हो कि बुरा सेल्स हो कि कुछ भी हो जाए, लेकिन रेंट तो हमें पे करना ही है. वैसे ही बहुत सारे ऐसे फिक्स्ड कॉस्ट है जो हम ऑलरेडी कमिट करके रखे हैं. पूरे साल का अगर हमने एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट किसी को दे दिया है फॉर रिपेयर्स एंड सॉर्ट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ द प्रीमाइसेस, तो वो तो आपने फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी कमिट कर चुके हैं ना. फिर आप सेल्स करो कि ना करो, वो एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट का फीस आपको देनी ही है. तो आपने जो ऑपरेटिंग वाले फिक्स्ड कॉस्ट है ना, उसे कहते हैं ऑपरेटिंग लिवरेज, और जो फाइनेंस वाले फिक्स्ड कॉस्ट है उसे कहते हैं फाइनेंस लिवरेज. फाइनेंस वाले फिक्स्ड कॉस्ट कौन से है? इंटरेस्ट. सर अपन ने है ना पैसे लिए हैं लोन पे. कैसे लिए हैं? लोन पे, लेकिन उसके ऊपर इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा. लेकिन हमारा कुछ भी हो जाए फिर भी इंटरेस्ट तो पे करना ही है. कोरोना आ जाए, लॉकडाउन आ जाए, सब कुछ हो जाए, तहस नहस हो जाए जिंदगी, लेकिन फिर भी इंटरेस्ट तो देना है, मतलब देना ही है. ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे लोग? हमें डेफरमेंट अलाउ कर देंगे. बोलो, जो कोरोना आया उस समय पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें थोड़ा सा इंटरेस्ट में वेवर मिले, लेकिन वेवर नहीं मिला. सिर्फ आरबीआई ने हमें डेफरमेंट दिया कि तुम्हें 6 महीने तक इंस्टॉलमेंट पे नहीं करना है, उसके बाद में पे करना है. तो मैं बोला 6 महीने तक नहीं पे करना है, उसका क्या? तो उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा. क्यों? 6 महीने नहीं पे किया है. डेफरमेंट कर दिया. सिर्फ डेफरमेंट माने कि लेट कर दिए मेरे इंस्टॉलमेंट्स को, और जो मैं 6 महीने नहीं पे कर रहा हूं उसके ऊपर भी मुझे इंटरेस्ट तो लगना ही है. तो ऐसी सेवा करो, उससे अच्छी तो ना करो. तो इंटरेस्ट है भैया, उसको अपन इग्नोर नहीं कर सकते. कौन सी भी सिचुएशन हो, कैसा भी खराब हमारा माहौल हो,
इंटरेस्ट का एक्सपेंस तो कहीं ना कहीं से निकालना ही पड़ेगा, उसे कहते हैं फाइनेंस लिवरेज। कौन सा लिवरेज? फाइनेंस लिवरेज। माय स्क्रीन इज नॉट विजिबल, ओके। Good. So we'll be okay. Good. So we'll be taking the fixed cost now. We'll be doing the analysis of it. Why fixed cost analysis is important? Because when the sales increases, no, my friends, at that time the profits increases faster due to the fixed cost. And when the sales gets down, the profits gets down way faster than sales. That's why the fixed cost analysis is very important. Try to understand my argument again. जब प्रॉफिट्स बढ़ते हैं, प्रॉफिट समझ लो 10% से बढ़ा, सॉरी सेल्स आपका 10% से बढ़ा, तो प्रॉफिट आपका 30% से बढ़ेगा, 30, 40, 50, वॉट एवर द केस इट मे बी. नाउ दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ द फिक्स्ड कॉस्ट. तो फिक्स्ड कॉस्ट है ना, वो अच्छे समय के लिए हमारे लिए वरदान है, लेकिन बुरे समय के लिए हमारे लिए वो शाप है. जब हम अच्छा परफॉर्म करेंगे ना, जब हम सेल्स को इंक्रीज करेंगे, तब अगर सेल्स 10% से भी इंक्रीज होगा तो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी में इंक्रीमेंट कितना आएगा? 30, 40, 50% आएगा. वॉट एवर द डिग्री ऑफ लीवरेज विल हैव, मैं आपको कैलकुलेट करना सिखाऊंगा. लेकिन भैया जब सेल्स अगर 10% से डाउन होगा, उस समय पे प्रॉफिट भी हमारा कितने परसेंटेज से डाउन होगा? 30% से डाउन होगा. और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने फिक्स्ड कॉस्ट इंकर करके रखे. सर ये आर्ग्यूमेंट को थोड़ा सा मैथमेटिकली प्रूव करके बताओ. आगे जाते हैं. अगर हमें ऐसा पूछा जाए कि प्रूव दिस आर्ग्यूमेंट, एलोबरेट दिस स्टेटमेंट, दैट व्हेन प्रॉफिट्स इंक्रीजेस, व्हेन द सेल्स इंक्रीजेस, प्रॉफिट इंक्रीजेस फास्टर, and when sales decreases, profits decreases faster. If such kind of a statement is given to us and we are supposed to prove it mathematically, we should be able to write this example. Let me share the Excel screen to all of you. Every one of you will be taking the note of this. It's not there in a PPT, that's why. Okay, friends, I hope my Excel screen is visible to you. Say we have the data of 10 years. I'm starting with 2021 and I'm adding 1 year in each of these columns. Let me take it up to 2030. This is the data available to us for how many years? 10 years. The first thing will take place will be the sales amount. Now say the sales amount is 1 lakh in the first year and it is growing at 10% for 6 years, and then for rest 4 years it will be reducing at 15%. Let me write it over there. So for first 6 years it will increase by 10%, and then for next 4 years it will decrease by 15%, right? Now let's increase 10% in each and every sales figures we have got. So we are increasing 10% in the earlier amount of 10 lakhs. So it will be plus 10%. I'm writing the formula in the Excel itself, multiplied by the previous figure of 1 lakh. So that will give me the increased amount by 10%. Yes or no? B3 plus 10% of B3. That means 10% increment has taken a place in the previous cell. I need not do it again and again. I'll be just copying and pasting it to all other cells. Yes. Then for the next 4 years, it will be reduced by 15%, right? So from the 7th year onwards, we are going to reduce it by 15% from the previous cells. So this minus 15% of the previous cell, which is 161,051 in this case, right? So pressing enter again, copying and putting it over there. My sales
are posted for all these years. Assume that the variable cost is 50% of my sales. Variable cost is the fixed percentage of the sales amount. That's why they are called as the variable cost. वेरिएबल कॉस्ट इसलिए कहते हैं कि जैसे ही आपका सेल्स वेराई होता है वैसे ही आपका कॉस्ट भी वेराई होता है, इसीलिए तो हम उसे वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं. भैया मटेरियल का खर्चा तभी इनकर करना पड़ेगा जब सेल्स होगा. अगर सेल्स ही नहीं है तो मटेरियल का खर्चा भी नहीं है कि नहीं. कुछ कुछ डायरेक्ट लेबर्स होते हैं, उनका खर्चा हमें तो ही इनकर करना पड़ेगा अगर सेल्स होगा. अगर सेल्स नहीं होगा तो डायरेक्ट लेबर का खर्चा इनकर करने की भी जरूरत. तो ऑल दोज काइंड ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट्स व्हिच आर डायरेक्टली वेरिएबल in comparison in proportion to the sales are called as the variable cost, but they are often as the fixed percentage of the sales. कोई आपको पूछे कि 10 रुपए का अगर सेलिंग प्राइस है आपके प्रोडक्ट का, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट कितना, तो यू विल बी एबल टू टेल कि भाई 40% हमारा वेरिएबल कॉस्ट रहता है. वो कॉस्ट मैं तभी इनकर करूंगा जब मैं प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करूंगा. अगर प्रोड्यूस नहीं करूंगा तो ये कॉस्ट को इनकर करने की भी जरूरत नहीं है. मटेरियल का खर्चा कब होगा? जब सेल्स करोगे भैया. मेरे पास सेल्स ऑर्डर आ ही नहीं रहे तो मैं मटेरियल परचेज भी नहीं करूंगा ना, है क्या नहीं. तो वैसे वाले कॉस्ट को कहते हैं अपन वेरिएबल कॉस्ट. आपने कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ा ही होगा. से माय वेरिएबल कॉस्ट इज 50% ऑफ द सेल्स. Again, writing the formula in the Excel itself, the earlier cell multiplied by 50%. So just copying and pasting it to all other cells. I have got the variable. किसी को फॉर्मेट याद आ रहा है? मैंने बताया था कि बहुत आगे भी काम लाएगा. कॉस्ट ऑफ इक्विटी के समय किया था. प्रॉफिट्स, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी, प्रेफरेंस डिविडेंड को लेस करो. तो वही फॉर्मेट को अपन थोड़ा सा एक्सटेंड करते हो, फिर इसके ऊपर ही लिवरेज कैलकुलेट करेंगे. तो ये जो बाकी का अमाउंट बचता है ना, उसे कंट्रीब्यूशन कहते हैं. क्या कहते हैं? कंट्रीब्यूशन. Sir, contribution equals to sales minus variable cost. So just copying and pasting it to other cells, we have got the contribution amounts to. Now there comes the fixed cost. Which costs? Fixed cost. I am taking the operating fixed cost, not including the interest as of now, because for interest we have got the different leverage. And if you reduce all other fixed costs, excluding the interest, we'll be able to calculate the operating leverage. How? I'll tell you. Minus operating FC. ये FC बार्सिलोना नहीं है, ये क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट है. तो फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स, नाम ही उसका फिक्स है कि नहीं. तो सर एक काम करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट को अपन अज्यूम कर लेते हैं 50,000. कितने? 50 ने. एक काम करते हैं 40 करते हैं. 40. तो यहाँ पे एक और ऐड कर देते हैं भैया अपना रो, और अज्यूम कर लेते हैं फिक्स्ड कॉस्ट है वो कितना है? 40,000. तो वो तो उसका तो नाम ही फिक्स्ड कॉस्ट है ना बेचारा. उसको चेंज करोगे तो उसका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर सवाल खड़ा हो जाएगा ना. तो अपन तो उसका 40,000 रुपए वैसे के वैसे लिख देते हैं, कॉपी करके बाजू में कहाँ कर देते हैं? पेस्ट कर देते हैं. अब हमारा 40,000 रुपए का फिक्स्ड कॉस्ट उधर लिख दिया. सर फिक्स्ड कॉस्ट को लेस करते तो हमें EBIT मिलता है. क्या मिलता है? EBIT स्टैंड्स फॉर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. EBIT. कोई लोग जो मुझे पूछ रहे थे कि सर आपने इंटरेस्ट का अलग से कैलकुलेशन क्यों किया? क्योंकि मुझे आपको लिवरेज भी कैलकुलेट करवाना था, तो इसलिए मैंने पहले से आपको फॉर्मेट वैसा ही ड्रॉ करवाया. तो लिवरेज है ना, उसके लिए अपन को इंटरेस्ट अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसलिए. तो कंट्रीब्यूशन माइनस ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट, we get the EBIT for all these years. Yes or no? Let's assume that we have got 5,000 rupees of interest as the fixed cost as well, which is not included in all other fixed costs. So minus interest. How much? 5,000. Copying and pasting it to all of the cells. If you reduce the interest, what do we get? PBT. Profit before tax. Equals to this 10 minus 5. इसको भी बार बार करने की जरूरत नहीं है क्योंकि रिलेटिव रेफरेंस ही है सर. कॉपी करके क्या कर दो, सिर्फ पेस्ट कर दो.
और आगे बढ़ते इसमें से अब क्या लेस करना पड़ेगा हमें, टैक्स का अमाउंट लेस करना पड़ेगा. टैक्स विल बी पेड ओनली इफ देयर इज अ प्रॉफिट. इफ देयर इज नो प्रॉफिट देयर इज नो टैक्स एज वेल. माइनस टैक्स. Assume that tax is 30% of the profit before tax. Tax at 30%. And tax is always paid on the profit before tax. Please put this in the back of your mind. सेल्स के ऊपर टैक्स पे करोगे तो वो बताएंगे ना हमारा खर्चे भी होते हैं क्या सेल्स के ऊपर टैक्स ले रहे हो. इनकम टैक्स which is direct in nature is always on the profit before tax. Here we are not including the GST. Let's ignore that as of now for the calculation purposes. गुड्स के ऊपर जो सेल्स और परचेसेस के ऊपर टैक्स देते हैं वो वाला टैक्स नहीं, ये वाला कौन सा है, इनकम टैक्स है. इनकम टैक्स इज ऑन द प्रॉफिट बिफोर टैक्स. तो सर ये कैसे आता है, दिस मल्टीप्लाइड बाय 30%. तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 30%, लेकिन वो लास्ट ईयर में नहीं आएगा. लास्ट ईयर में नहीं आएगा क्योंकि उस समय पे लॉस है. क्या है, लॉस. तो यहाँ पे भी लोग 30% कैलकुलेट करेंगे. बोलो माइनस में टैक्स का मतलब तो ये हुआ ना कि गवर्नमेंट आपको पे करेगी. देखो वाह बेटे वाह, मौज कर दी. माइनस में टैक्स लेना उसका मतलब क्या हुआ, गवर्नमेंट आपको पे करेगी. वाह. अब क्या मिला हमें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स विल बी पीबीटी माइनस टैक्स. So copying it and pasting it down to other cells, we have got the PAT. Now let's assume that this entire amount is available to the equity shareholders. There are no preference shares. Try to understand, my friend. Now, in the first 2 years, let me do the borders of this, because if the gender of this table will be female, तो उसको बुरा लग जाएगा. क्या लग जाएगा, तो अपन उसका आईलाइनर कर लेते हैं, मेकअप कर देते हैं. वोल्टेज भी है, थोड़ा सा बोल्ड भी कर देते हैं, इधर भी बोल्ड कर देते हैं. फाउंडेशन वगैरह करने की जरूरत नहीं है, शादी वगैरह में थोड़ी ना जाना है. अच्छा अब सुनो, इधर अपन ने एक साल में, पहले साल में भैया प्रॉफिट्स कितना इंक्रीज किया, 10,000 का मतलब कितना परसेंटेज अपन ने, सॉरी सो प्रॉफिट ने सेल्स कितना इंक्रीज किया, 10%. 1 लाख से 1,10,000 हुआ कि नहीं हुआ, तो 10% का प्रॉफिट अपन ने इंक्रीज किया, सॉरी सेल्स इंक्रीज किया. तो सर सेल्स अगर 10% इंक्रीज करते हैं तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में क्या फर्क आता है. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3,500 से कहां पे पहुंच गया, 7,000. अगर हमें परसेंटेज इंक्रीज चाहिए प्रॉफिट का तो उसका फॉर्मूला ऐसा है, पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा कि इंक्रीज इन प्रॉफिट कितना है. सो इंक्रीज इन प्रॉफिट कितना है, 7,000 माइनस 3,500, इट विल बी 3,500. परसेंटेज इंक्रीज इन प्रॉफिट का फॉर्मूला कुछ ऐसा है कि इंक्रीज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय द ओल्ड प्रॉफिट. राइट नाउ वी आर कंसिडरिंग द आफ्टर टैक्स प्रॉफिट. तो इंक्रीज इन प्रॉफिट कितना है, 3,500, और ओल्ड प्रॉफिट कितना है, 3,500. तो ये 100% का इंक्रीमेंट आया कि नहीं आया. अब यहां भैया गौर फरमाइए, क्या फरमाइए. कोई बोलेगा इरशाद इरशाद भैया ये कोई महफिल नहीं है. अगर मेरा सेल्स है ना, सेल्स वो सिर्फ 10% से बढ़ता है तो मेरा प्रॉफिट कितने परसेंटेज से बढ़ता है, और ये किसके कारण होता है, फिक्स्ड कॉस्ट के कारण. किसके कारण, ये है कमाल. तो इसका मतलब सर ये हुआ कि जब अपन के अच्छे दिन चल रहे हैं ना, उस समय पे अगर तुमने लिवरेज लेके रखा है तो फिर हमारे प्रॉफिट्स ऐसे यूं बढ़ेंगे. कैसे बढ़ेंगे, यूं बढ़ेंगे. लेकिन जब हमारा बुरा वक्त शुरू होगा तो उस समय पे कैसी इफेक्ट आती है, चलो वो भी देख लेते हैं. ये कैलकुलेशन तो वैसा का वैसा रहेगा. अपन इन्हें एक काम करते हैं, जब से डिक्रीज होता है उस समय का कैलकुलेशन लेते हैं. यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, यस और नो. 2026 से 27 में अपना जो सेल्स है वो डिक्रीज होता है कितने परसेंटेज से, 15% से. तो हमारा प्रॉफिट कितना रिड्यूस होता है, चलो देख लेते हैं. ये वाला फिगर प्रॉफिट का है.
तो प्रॉफिट रिड्यूस होता है 16412.67 माइनस 9225.77. तो दिस इज द डिक्रीज इन प्रॉफिट. तो क्या आता है, कोई बताएगा? 186.89. Okay, so now that is the decrease in the profit. So percentage decrease in profit कैसा आएगा? Percentage decrease in profit equals to decrease in profit divided by old profit. Yes or no? So divided by old profit. Decrease in profit कितना आया एब्सोल्यूट अमाउंट में? 7186.89 to be divided by the old profit कितना बेटा? 16412.67. 43.788%. इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरा सेल्स 15% से रिड्यूस होता है तो मेरा प्रॉफिट कितने परसेंटेज से रिड्यूस हो जाएगा? 43.78% से. तो जब मेरे बुरे दिन चल रहे हैं उस समय पे मेरे और बुरे दिन आएंगे. यस और नो? ये किसके कारण होता है? फिक्स्ड कॉस्ट के कारण होता है. इसलिए फिक्स्ड कॉस्ट को हम रिस्क कहते हैं. दो धारी तलवार, हमें भी लग सकती है, सामने वालों को भी लग सकती है. अगर चलन ही नहीं आए तो फिर इधर इंजर करके आओगे, दो धारी तलवार थी, इधर फिर शोल्डर कट हो गया तो कट ही हो जाएगा ना, तेरे को चलन ही नहीं आती थी. यस और नो? तो इसलिए कहते हैं ना कि रिस्क इज अ डबल एज्ड स्वॉर्ड. इन योर गुड टाइम्स it will help you a lot, it will be a वरदान, but in your bad times it will be a curse. आपके ऊपर शाप होगा. वो क्या होगा? शाप. समझ में आया मेरा आर्ग्यूमेंट? अच्छा सर, ये हमने राम कहानी क्यों की थी? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट था. देखो, एज अ रिजल्ट प्रॉफिट्स कैन राइज फास्टर ड्यूरिंग गुड टाइम्स. ऑन द अदर हैंड ड्यूरिंग बैड टाइम्स fixed costs don't decline, so profits fall more rapidly than sales. अब ये पॉइंट समझ में आया? इसका एक्सप्लेनेशन वो एक्सेल शीट था. अब हर एक के 1-1 करोड़ के 1-1 करोड़ अगर फिक्स कॉस्ट, कोई है मुकेश अंबानी भाई साहब, उसका फिक्स कॉस्ट है 1 करोड़ का, और एक है यहाँ हमारे बाबूलाल भाई, उसका फिक्स्ड कॉस्ट है 10,000 रुपए. तो दोनों को कंपेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना. तो वी शुड हैव सम रेशियो फॉर्मेट. सो वी हैव गॉट the ratios to find the leverage taken by the company. So first ratio is the operating leverage ratio, often regarded as the degree of operating leverage too. कोई लोग इसे ऑपरेटिंग लिवरेज रेशियो कहते हैं, कोई लोग इसे डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज कहते हैं, कोई लोग इसे सिर्फ ऑपरेटिंग लिवरेज भी कहते हैं, और कोई शाणे लोग उसे, आलसी लोग उसे ओएल कहते हैं. क्या कहते हैं? ओएल. तो ओएल भी ऑपरेटिंग लिवरेज ही हुआ. सर इसका फॉर्मूला है क्या? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT, दैट इज बेसिकली द ऑपरेटिंग लिवरेज रेशियो ऑफ द कंपनी. कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT. समझ में आ रहा है? और उसका एक अलग से दूसरा भी फॉर्मूला है, परसेंटेज चेंज इन EBIT, उसको उल्टा कर देने का, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर. परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन कंट्री. सर ये कंट्री क्या होता है? कंट्रीब्यूशन. यहां तक क्लियर है बेटा? Some girl seems to be occupied in some other sort of things. I don't know why. Clear है? अच्छा सर, फाइनेंस लीवरेज का फॉर्मूला क्या है? EBIT divided by EBT. As simple as that. Now if we'll be finding this ratio, no, we'll be able to compare it with the industry standards, other players of the industry,
whether we are performing bad or good in comparison to the other players of industry. This comparison will be able to establish only if we'll have the standardized ratio. So EBIT divided by EBT stands for financial leverage. और उसका अगर उल्टा कर दो, परसेंटेज चेंज इन EBT divided by percentage change in EBIT, that becomes again the financial leverage. और किसी को पूरे ओवरऑल कंपनी के लीवरेज की पोजीशन के ऊपर कमेंट करना हो तो उसे कंबाइंड लीवरेज कहते हैं. कौन सा लीवरेज? कंबाइंड लीवरेज, जो ऑपरेटिंग को भी संभाल लेता है और फाइनेंस वाले को भी संभाल लेता है. दोनों वाले फिक्स्ड कॉस्ट को संभालने के बाद अगर कोई हमारे पास दूसरा लीवरेज आता है तो हम उसे CL कहते हैं. क्या कहते हैं? CL. क्लास लीडर नहीं है, कंबाइंड लीवरेज है. Contribution divided by EBT. Now it is basically the formula of this only, finance leverage and operating leverage. So friends, finance leverage is calculated as the multiplication of operating leverage, sorry, combined leverage is calculated as the multiplication of operating leverage and finance leverage. तो operating leverage का formula क्या है? Contribution divided by EBIT, उसको मल्टीप्लाई करोगे फाइनेंस लीवरेज वाले फॉर्मूला से, तो वो क्या है? EBIT डिवाइडेड बाय EBT और अर्निंग आफ्टर टैक्स और व्हाट एवर द केस इट में भी. उसके बाद में वाला कोई कौन सा भी लो तो चलेगा, लेकिन अपन EBT लेंगे. तो EBIT को उड़ा देंगे तो अपना क्या आ जाएगा? कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBT. आ गया कि नहीं अपना ये पहला वाला फॉर्मूला? है क्या नहीं? ठीक है बेटो, एकदम क्लियर है. तीनों के तीनों लीवरेज, अपन वाला जो एग्जांपल है उसमें लीवरेज कैलकुलेट करेंगे. आगे बढ़े, आप लोग की लीवरेज कैलकुलेट करिए भैया. कोई लोग इसका स्नैप ले लेंगे. क्या ले लेंगे? स्नैप ले लेंगे. फिर एग्जामिनेशन में स्नेक उसको डसेगा. पहला ले लेंगे ऑयल. ऑयल का फॉर्मूला क्या बताया? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT. सो कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस ईयर डिवाइडेड बाय EBIT ऑफ 10,000. सो व्हाट इज द OL ऑफ दिस? 5. सर अगर कंट्रीब्यूशन बढ़ता है तो ऑपरेटिंग लीवरेज बढ़ता है कि कम होता है? कितने लोग कहते हैं कि बढ़ता है? मेरा ध्यान से एकदम क्वेश्चन सुनिए भैया, एकदम ध्यान से, परम शांति से, निवृत्ति से, कछुए की तरह स्थित प्रज्ञ रह के सुनिए. सांख्य योग में बताया हुआ है वैसा स्थित प्रज्ञ रखिए, एकदम ध्यान से. अगर कंट्रीब्यूशन बढ़ता है तो ऑपरेटिंग लीवरेज बढ़ता है कि कम होता है? कितने लोग कहते हैं कि बढ़ता है? मे आई हैव द आंसर्स फ्रॉम ऑनलाइन स्टूडेंट्स एज वेल. जो लोग कहते हैं बढ़ता है वो अपने चैट बॉक्स में बताइए, और जो लोग कहते हैं कि कम होता है वो भी चैट बॉक्स के जरिए बताइए. कंट्रीब्यूशन अगर बढ़ता है तो मेरा ऑपरेटिंग लीवरेज बढ़ता है कि कम होता है? अच्छा, कितने लोग कहते हैं बढ़ता है? वेरी नाइस. कितने लोग कहते हैं कम होता है? कोई नहीं कहता. एक ही वत्सल भाई साहब भी कहते हैं कि कम होता है. ये वत्सल भाई साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाए. कम होता है क्योंकि उसका फॉर्मूला क्या है बताओ? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT. लोग है ना वो बोलते हैं कि न्यूमरेटर बढ़ेगा. भैया डिनोमिनेटर भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? न्यूमरेटर है वो कंट्रीब्यूशन है वो 55,000 हो गया, लेकिन आपका जो डिनोमिनेटर है वो भी 10 से क्या हो गया? 15. उसको क्यों भूल जा रहे हो? तो ऑपरेटिंग लीवरेज दूसरे साल का क्या हो जाएगा? 3.66. क्लियर है? 3.66 कैसे आया? 55,000 डिवाइडेड बाय 15,000. दिस वाज वन MCQ आस्क्ड इन द लास्ट एग्जामिनेशन. हर एक बच्चों ने, एक के एक बच्चों ने बढ़ता है लिखा था. फिर मैंने उनको पॉइंट आउट करके बताया भैया बढ़ता नहीं है,
कम होता है। कॉपी करके वहां पे जाके पेस्ट करेंगे, हर एक का हमें लीवरेज मिलता जाएगा। देखो कम होता जाता है, कम होता जाता है। लेकिन फिर से भैया आपने जैसे ही अपने प्रॉफिट्स को अपने सेल्स को रिड्यूस करना शुरू किया, तब से देखो लीवरेज फिर से क्या हो गया, बढ़ गया। अचानक से सीधा 1.9 से 2.4 जंप हो गया। तो इससे अपन एटलीस्ट ये तो अपन बोल सकते हैं कि लीवरेज है ना, वो हमें कंपनी ने रिस्क कितना लिया हुआ है, ये रेशियो हमें ये बताता है कि कंपनी ने अपना फिक्स्ड ऑब्लिगेशन का रिस्क कितना लेके रखा है। Specifically in the time of uncertainties like corona pandemic or any such of an uncertainties, this ratio becomes very important for the further analysis. क्योंकि उस समय पे हमें देखना है कि कंपनी कितना रिस्क लेके बैठी है। कल जाके गवर्नमेंट ने फिर से थर्ड वेव का लॉकडाउन रख दिया तो इनकी कितनी वाट लगने वाली है, और ये कितनी वाट लगने वाली है वो कौन सा रेशियो बताएगा हमें, लीवरेज रेशियो। लेकिन कौन सा वाला रेशियो हुआ ये, ऑपरेटिंग लीवरेज। कोई कोई लोगों ने ऑपरेटिंग के लिए बहुत ज्यादा लीवरेज लेके नहीं रखा है, रिस्क लेके नहीं रखा है, लेकिन फाइनेंस वाला रिस्क बहुत ज्यादा लेके रखा है। मतलब दूसरों के पैसे से धंधा कर रहे हैं, उनके फिक्स कॉस्ट इतने ज्यादा नहीं है, लेकिन दूसरों के पैसे ले लिए, उसके कारण इंटरेस्ट कॉस्ट बहुत ज्यादा लग गया। तो वो वाले रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला है। चलो भैया फाइंड करते हैं एफएल। क्या है फॉर्मूला, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी, यस और नो। EBIT divided by EBT you say or PBT you say, both are same. कॉपी करके नीचे पेस्ट। एक बात देखो, इसका ऑपरेटिंग लीवरेज कितना आता है लास्ट वाले का, $20.65। आप जरा देख रहे हो 2029 to 2030, सिर्फ 2 साल। थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए, 2020 एंड 2013 आपका सेल्स 98,000 से कितना हुआ, सिर्फ 84,000 है क्या नहीं। 98,000 से कितना हुआ, 84,000। मतलब कि कितने परसेंटेज का रिडक्शन है, 15% का रिडक्शन है। लेकिन आपका ऑपरेटिंग लीवरेज कितना हो गया, 20। प्रीवियस लेवल कौन सा था, 5.23। आपकी रिस्क पोजीशन 4 गुना बढ़ गई। कितने गुना, 4 गुना। सिर्फ सेल्स मेरा 15% भी रिड्यूस हुआ तो मेरी रिस्क पोजीशन मार्केट के अंदर कितनी बढ़ गई, 4 गुना बढ़ गई। तो ये जो मेरा खराब समय आएगा ना, उस समय पे और भी खराब मेरे लिए बनेगा वो। यही तो होता है जिंदगी में भी, जब अच्छा समय होता है तो सब अपने साथ होते हैं, जब बुरा समय होता है तो सब छोड़ के चले जाते हैं। ये कोई फिलोसॉफी का क्लास चल रहा है क्या। चलो आगे बढ़ते हैं। कंबाइंड लीवरेज, कंबाइंड लीवरेज का क्या फॉर्मूला बताया सर ने, OL मल्टीप्लाइड बाय FL। सो CL फाइंड करते हैं इक्वल्स टू OL मल्टीप्लाइड बाय FL। तो कॉपी करके पेस्ट करते हैं। So we have got the overall position of the company as well. इसके कुछ और क्वेश्चंस अपन करेंगे, लेकिन नेक्स्ट सेशन में करेंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हमारे पास कुछ है लीवरेज के लिए। लेकिन सबको फॉर्मूला समझ में आया, व्हाई द फिक्स्ड कॉस्ट एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये समझ में आया। जब हमारा अच्छा समय होता है तब फिक्स्ड कॉस्ट हमारे लिए वरदान होते हैं, जब हमारा बुरा समय होता है उस समय पे फिक्स्ड कॉस्ट हमारे लिए शाप होते हैं, ये समझ में आया। लीवरेज इज द डबल एज स्वॉर्ड, ये समझ में आया। लीवरेज इज अ रिस्क which may prove a very good for you in your good times and very disastrous in wrong time. Clear hai? Very nice, thank you so much. So that's it as far as the leverage conceptual understanding is concerned. We'll go to some practical questions in the next session. So may I have confirmation from online students that it's clear till now? यहाँ तक कुछ भी ऐसा हो जो समझ में ना आया हो, मुझे और समझाने की जरूरत हो तो बता दीजिए बेटा। No sir, clear. Thank you so much Miss Sakshi.
आज के लिए सिर्फ इतना ही। अच्छा, किन किन लोगों को रिवीजन करना था अब कर सकते हैं? अब क्या? अच्छा, असाइनमेंट का कौन सा डेट बोला है? 10 बोला है। ऑन 10th 9th बोला है मैंने कि 10th बोला है? अच्छा, उस समय पे फ्राइडे आ रहा है 10th को, तो सुनो सुनो, सैटरडे और संडे दोनों आ रहे हैं बीच में, तब आपका एग्जामिनेशन खत्म भी हो गया होगा। तो नहीं नहीं, अब भाई अब कितना कितना रेस्ट करेगा, फिर रेस्ट इन पीस हो जाओगे, रेस्ट रेस्ट में। अच्छा, on 13th which is a Monday we'll be taking the assignments 13th। अरे मुझे 15 से पहले मार्क डालने हैं, मेरा डेडलाइन मार्क्स डालने का 15 है। फिर किसी ने सबमिट नहीं किया तो मुझे उनसे पूछना पड़ेगा कि भाई मेरे भाई सबमिट कर दे। तो ऐसे 1-2 दिन का मेरे को स्पेयर भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो इसलिए मेरे को 15 पे मार्क्स रख देने हैं मेरे रूब्रिक के सिस्टम में। कोई उसमें लेट मत कीजिए प्लीज, प्लीज इन्फॉर्म योर फ्रेंड्स। 13 इसलिए मैंने बोला है कि 1-2 दिन के लिए मैं आपका फॉलो अप ले सकूं। मुझे फॉलो अप लेना पड़ता है जो वो मेरा फॉलो अप ले लेट होने के बाद, लेकिन मैं स्पेयर रखता हूं टाइम उनका फॉलो अप लेने के लिए। बताओ, अटेंडेंस डाल दी सबने? थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा, सी यू ऑल अगेन इन द नेक्स्ट सेशन।